हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एस चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, आज मैं उसका 11वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ। समझ गए होंगे 11वें नंबर के लेक्चर में हम किस चीज की बात करने वाले हैं। आज जो हम 11वें नंबर के लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, मतलब स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल का मैं करवा चुका हूं आप लोगों के लिए, टेट्राहेड्रल का मैं करवा चुका हूं। आज हम बात करते हैं वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कि सीएफटी को हमने ऑक्टाहेड्रल पे अप्लाई कर दिया, सीएफटी को हमने टेट्राहेड्रल पे अप्लाई कर दिया, और आज के लेक्चर में सीएफटी को हम स्क्वायर प्लेनर पे अप्लाई कर देंगे, मतलब वर्गाकार समतलीय संकुलों पर सीएफटी को अप्लाई कर देंगे कि किस तरीका से उनमें डी की स्प्लाइटिंग होती है, मतलब विभाजन होता है। तो देखो, पहले मैं पुराने लेक्चर को थोड़ा बहुत बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में क्या होता था, अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता था, T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती थी और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होती थी। उसके बाद टेट्राहेड्रल में वो ऑर्डर क्या हो जाता था, उल्टा। T2G कहां थी, जो निम्न थी वो तो कहां पर चली जाती है, उच्च, और जो EG उच्च थी वो कहां पर चली जाती है, निम्न। और वर्गाकार समतलीय संकुलों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल की केस होता है वही किस्म होता है वर्गाकार समतलीय संकुल में। बस अंतर इतना होता है कि वर्गाकार समतलीय संकुलों में EG होती है ना भाई, देखो ऑक्टाहेड्रल वाला सा केस हो गया। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, T2G नीचे थी, EG ऊपर थी। वही केस वर्गाकार समतलीय संकुल में, T2G निम्न ऊर्जा स्तर की रहेगी, EG उच्च ऊर्जा स्तर की रहेगी, लेकिन वहां पर जो EG के दो ऑर्बिटल है ना, dx² to y² dz², उनका वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। विभाजन हो जाएगा तो T2G EG का गैप और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि EG का भी आगे जाकर क्या हो जाएगा, विभाजन, स्प्लाइटिंग हो जाएगी। अब वो विभाजन क्यों हो जाता है, उनकी स्प्लाइटिंग क्यों हो जाती है, बस मुझे ये चीज समझानी है। तो बिल्कुल वही करते हैं शुरुआत, बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों के लिए कि आखिरकार वर्गाकार समतलीय बनते ही क्यों हैं। जब ऑक्टाहेड्रल बनने हैं, टेट्राहेड्रल बनने हैं, तो फिर वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिससे कि हमारा वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ यार, इस कंडीशन में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चलो करते हैं अपने अभियान की शुरुआत। तो सुनो ध्यान से और पूरा फोकस कर देना। देखो, पूरे का पूरा फोकस मेरे ऊपर करके रखना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होती है, अपने वर्गाकार समतलीय संकुल, उसमें EG का विभाजन हो जाता है। तो पहले मैं उसकी कंडीशन बता देता हूं कि इस कंडीशन में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं। तो सुनो कि अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में क्या बनते हैं, आपके वर्गाकार समतलीय संकुल। और इनकी कंडीशन होती है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, और मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रबल लिगेंड। अभी मैं पूरी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक बार फिर सुनिए ना। जब अष्टफलकीय संकुल बनाने से मना कर देते कि भाई हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, तो फिर नंबर किसका आएगा, वर्गाकार समतलीय संकुलों का। और उसके लिए भी कंडीशन क्या होती है कि मेटल की डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होना चाहिए। ये आप लोगों को पता है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझ जाना वो संकुल कौन सा होगा, वर्गाकार समतलीय संकुल, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसका 4। एक बार फिर सुन लो। अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में क्या बनते हैं, वर्गाकार समतलीय संकुल। और ये संकुल तभी बनते हैं जब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, और उस मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो फिर वो कौन बनाएगा, वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आ गई ना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब फेल हो जाते हैं तो फिर कौन बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिनमें मेटल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल से आपकी तस्वीर क्लियर हो जाए कहां सर ये बात थी। एक बात बताओ मुझे यार, ध्यान से समझना कि मैंने जब आपको संकरण शो किए थे, मतलब बीबीटी के अंदर जब संकरण शो किए थे, हाइब्रिडेशन शो किए थे, तो आप लोगों को पता है मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लिए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, जिनका एक का संकरण तो sp3 निकला था और एक का क्या निकला था, dsp2। तो वो dsp2 वाले को फोकस करते हैं। इधर देखो, बोर्ड पे फोकस करो। एक कॉम्प्लेक्स तो मैंने क्या लिया, NiCl का होल 4 -2, और एक कॉम्प्लेक्स लिया था NiCN का होल 4 -2। ये दो कॉम्प्लेक्स थे। आपको पता है इसका संकरण हमने क्या निकाला था, sp3, और इसका संकरण हमने क्या निकाला था, dsp2। अब मेरी कंडीशन को फॉलो करता हूं मैं, देखो कंडीशन को फॉलो करता हूं। अब एक बात बताओ, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्टाहेड्रल तो बन नहीं सकता,
क्यों नहीं बन सकता ऑक्टाहेड्रल? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बनने के लिए कितने लिगेंडों की जरूरत होती है? 6, लेकिन इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑक्टाहेड्रल तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, और टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 4, और वर्गाकार समतली के लिए भी कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। ये वर्गाकार समतली शंकु है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं कि आपके पास कितने लिगेंड है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। तो यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अब सुनो मेरे ध्यान से, मैंने अभी क्या बोल रही कि अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में क्या बनती है? वर्गाकार समतलीय संकुल। और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? डी। और मेटल से कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा लिगेंड जुड़ा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल लिगेंड जुड़ा होना चाहिए। तो इसका संकरण मैंने DsP2 निकाला है। तो मैं अब अपनी कंडीशन को फॉलो करता हूं। तो पहले क्या किया? अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में, तो अष्टफलकीय संकुल तो ये बना नहीं सकता क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, और अष्टफलकीय के कितने लिए होने चाहिए? 6। तो यहाँ पर अष्टफलकीय तो बनेगा नहीं। तो अब नंबर किसका आएगा? वर्गाकार समतलीय संकुल का। तो देखते हैं इसके पास डी मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखो आप लोगों ने खूब अच्छी तरीका से देखा था कि यहाँ पर जो डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 8, क्योंकि यहाँ पर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ये कंडीशन बताई थी Ar 18, यहाँ पर लिखा था आपने 3D8 4s2, ठीक है ना। फिर आपको पता है यहाँ पर जो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो कॉमन सी बात है डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 8। इसका मतलब इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और गौर से देखो ये कौन है? निकेल। उस मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं रहा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। उसके बाद डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 8, और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ऐसी कंडीशन में हमेशा कौन से बनते हैं? वर्गाकार समतलीय संकुल। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जिनका संकरण DsP2 होता है, जिनका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है, उनकी शेप क्या होती है? वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बस ये चीज थी आप लोगों की। तो बात क्लियर हो गई क्या? पहला पैराग्राफ यही तो बोल रहा हूं मैं, बस यही चीज ध्यान में रखनी है। पैराग्राफों को इसमें तो 2 पैराग्राफ ही बनवाऊंगा, आराम से कर लेना, ठीक है ना। क्या क्या? अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं तथा वे धातु या धातु आयन इस प्रकार का संकुल बनाते हैं जिनका D8 विन्यास और उनसे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ? प्रबल लिगेंड। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो कौन होंगे? वर्गाकार समतलीय संकुल, ठीक है ना। वो कौन होंगे? वर्गाकार समतलीय संकुल। चलो ठीक है, पहला पैराग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गई बात समझ में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सर ये बता दो आपको कि जो Eg का विभाजन हो रहा था वो विभाजन कैसे हो रहा था? उनकी स्प्लाइटिंग कैसे हो रही थी? भाई Eg का जो स्प्लाइटिंग हो रही थी, Eg का जो विभाजन हो रहा था वो कैसे हो रहा था? उस चीज को बताओ। तो बस उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक काम करता हूं, ये तो आप लोगों को आ गई समझ में। अरे कुछ नहीं है यार, मेटल के से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होना चाहिए, डी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो फिर वो कौन बनेगा? अपना कौन बनेगा? वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि चतुष्फलकीय संकुल भी तो बन सकता। अरे भाई वहां पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी करना है आपको। इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आप क्या करोगे? पेयरिंग करवाओगे। तो पेयरिंग करवाओगे तो कॉमन सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन पेयर में ही बन सकते हैं। भाई अनपेयर तो हो नहीं सकते। अरे 8 इलेक्ट्रॉन पेयर कंडीशन में हो सकते हैं, 8 के जोड़े 4 ही तो होते हैं। तो कॉमन सी बात है आपका संकरण DsP2 निकलेगा, क्योंकि 4 जोड़े बन गए, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 4 ऑर्बिटल तो आपकी फिल हो गई। अब आपके पास एक ही तो बची, तो कॉमन सी बात है वो डी से तो शुरुआत होगी। नहीं आई मेरी बात समझिए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ बहुत से दिमाग लगा रहे हो, चतुष्फलकीय भी तो बन सकता है यार। चतुष्फलकीय कैसे बनेगा? उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के जोड़े कितने होते हैं? 4 जोड़े ही रहे, ये लो 4 जोड़े ये बना दिए। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर तो संकरण sp3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल खाली पड़ी है। यहाँ पर देखो ये खाली पड़ी है, तो कॉमन सी बात है संकरण में भाग लेगी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया मेटल की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेती है? खाली कच्चा भाग लेती है। खाली भाग लेगी तो कॉमन सी बात है डी और फिर आगे के एस और पी की 2 लेंगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। तो कॉमन सी बात है आपका जो संकरण होगा वो कौन होगा? DsP2। इसलिए आपको पता है चतुष्फलकीय इस केस में नहीं बनेगा। आगे नहीं मेरी बात समझ में? चतुष्फलकीय इस वाले केस में नहीं बन रहा है। इस वाले केस में आपका जो संकरण होगा वो कौन होगा? आपका DsP2। ठीक है, ये बात तो आप लोगों के आ जाती है समझ में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अरे बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ कि Eg कक्षक का विभाजन क्यों होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये लो भैया, ये लो, देखो मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये लो, ये मिटा दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन ये करना है कि Eg कक्षक का विभाजन क्यों होता है। तो पूरा फोकस बोर्ड पे कर दो आप। देखो ध्यान से समझना। एक बात बताओ यार, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 कर देता हूं 500। ये लो, DXY, DYZ, DXZ, DX² टू Y² और यो है भैया आपका DZ²। पूरा फोकस बोर्ड पर रखना, बहुत अच्छी बात बोलूंगा मैं। DXY,
डी बाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और कौन होगा डी जेड स्क्वायर। ये रही आपकी 5 ऑर्बिटल डी की। चलो ठीक है, आप सुनो, एक्सिस 3 प्रेजेंट है, एक्स वाई और जेड। ध्यान से समझना, मैं केस अष्टफलकी का नहीं बता रहा हूं, केस मैं चतुष्फलकी का नहीं बता रहा हूं। इस वक्त जो केस बता रहा हूं मैं वो किसका बता रहा हूं, वर्गाकार समतलीय संकुल का, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का केस बता रहा हूं। इसलिए इस वाले केस को ध्यान से समझना। उनमें केस अलग था, ऑक्टाहेड्रल का केस अलग था, टेट्राहेड्रल का केस अलग था और स्क्वायर प्लेनर का केस, इसमें कंडीशन अलग होगी। कैसे कंडीशन होगी, ये होगी कि आपको पता है एक्सिस कितनी होती है, 3 एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। एक्सिस कितनी होती है, 3 एक्स वाई जेड। तो एक बार तो मैं बात करूंगा एक्स और वाई की और एक बार मैं किसकी बात करूंगा, जेड की। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या पांचों के अंदर ये देखो, आप लोग ध्यान से समझो, पांचों के अंदर ये देखो कि जेड किन किन में आ रहा है। तो देखो जेड एक तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। एक जेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एक जेड इसमें आ रहा है। मतलब जेड के अवयव या कंपोनेंट कितनी है, जेड के अवयव कंपोनेंट कितने हैं, 3 है। एक तो कौन से हैं, डी वाई जेड, एक कौन है डी एक्स जेड और एक कौन है डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो कौन किसकी हो गई, जेड की हो गई, जिनमें जेड प्रेजेंट है। और बची कुछ कौन सी हो गई आपकी, एक्स और वाई हो गई, जिनमें आपकी कौन हो गई, डी एक्स वाई हो गई और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर हो गई। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इनको तो कर दो आप साइड में, इसको साइड में कर दो और इनको भी आप लोग क्या कर दो, साइड में, ठीक है ना। इनको साइड में कर दो, क्योंकि आप लोगों को पता है ये ऑर्बिटल किसकी होती है, T2G की। तो T2G के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूं कि T2G की एनर्जी तो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, मतलब T2G तो लो स्तर पर होगी। अब मैं बात करता हूं डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और बात करता हूं डी जेड स्क्वायर की। अरे भैया फिर देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि यार इनका तो कोई मतलब नहीं, इनको तो कर देता हूं मैं एक पल के लिए साइड में, क्योंकि ये किसकी कक्षक होती है, T2G की। विभाजन तो हमें EG का करवाना है, इसलिए फोकस किस पे करते हैं, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो सुनो कि बे डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पर है, ध्यान से समझना, बे डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, उन पर लिगेंड का कम प्रतिकर्षण प्रभाव लगता है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, बे लिगेंड मतलब बे मेटल की डी ऑर्बिटल, बे मेटल की डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पर है, किस पे, जेड एक्सिस पर है, उन पर लिगेंड का कम प्रतिकर्षण प्रभाव लगता है। तो कॉमन सी बात है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लिगेंड का कम रिपल्सन लगेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जो एक्स और वाई एक्सिस पर है, उन पर लिगेंड का ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है, उन पर लिगेंड का ज्यादा रिपल्सन लगता है, ज्यादा रिपल्सन लगता है, तो इसकी क्या हो जाती है, स्प्लाइटिंग, तो इसकी एनर्जी तो इंक्रीज हो जाती है और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। कहने का मतलब है जो आपकी ईजी ऑर्बिटल है, क्योंकि आपको पता है ये भी ईजी की ऑर्बिटल है और ये भी ईजी की ऑर्बिटल है। अरे ईजी की दो ही तो होती हैं, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और एक कौन होती है, डी जेड स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगी, स्प्लाइटिंग, क्योंकि लिगेंड दोनों को अलग अलग टक्कर मारेगा, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर को अलग टक्कर मारेगा और डी जेड स्क्वायर को अलग टक्कर मारेगा। तो कॉमन सी बात है, अगर दोनों को वो अलग अलग टक्कर मार रहा है तो एनर्जी कैसे सेम हो सकती है। जिसको वो पहले टक्कर मारेगा, जिससे वो ज्यादा रिपल्सन करेगा, कॉमन सी बात है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसको वो बाद में टक्कर मारेगा, जिससे वो कम रिपल्सन करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। इसलिए डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पर है, डी जेड स्क्वायर से लिगेंड कम प्रतिकर्षण करता है, कम रिपल्सन करता है, इसलिए इसकी एनर्जी तो कम हो जाती है। और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर से लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करता है या पहले टक्कर करता है, कोलिजन करता है, इसलिए इसकी कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। और ईजी कक्षक का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, बस वो चीज है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और एक बार फिर लास्ट में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, और लास्ट में एक्सप्लेन करने के साथ तो आप लोग जानते ही हो कि पूरा टॉपिक कंप्लीट फिनिश। तो पहले एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर वापस से फिर समझा दूंगा एक बार और उसी के साथ आपका अच्छी तरीके से लेक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर दूं मैं शुरुआत, चलो भाई कर देते हैं शुरुआत। ये लो देखो, इसकी बात कर लेता हूं मैं, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा हेडिंग क्या चल रही है, वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, मतलब स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखो हेडिंग है अपनी वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, मतलब स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंक डाल लेता हूं, इंक डालने के बाद फिर लगाता हूं इसका नंबर। ठीक है, तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसका, ठीक है ना। आप बोर्ड पे फोकस रखना। देखो वो डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, कोई सी भी हो, चाहे अष्टफलकी हो, चतुष्फलकी हो, फिर वर्गाकार समतलीय, कोई सी भी हो। ये लो, ये डी की लिख दी भाई मैंने 5 ऑर्बिटल,
ये लो लिख दीजिए, पांचों के नाम लिख देता हूं मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये हो गई आपकी डी जेड स्क्वायर। क्या लिखोगे, एम और एम एन प्लस, मेटल हो सकता है, मेटल का चार्ज हो सकता है। अच्छा एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, लिख देना। अच्छा शुरू की तीन कौन सी होती है आपकी, T2G कक्षक, T2G कक्षक, और लास्ट की दो कौन होती है आपकी, EG कक्षक, मतलब EG ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब मैं इनकी स्प्लाइटिंग करवा देता हूं, देखो ये लो। अच्छा हेडिंग तो हो गई होगी, मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे जगह कम पड़ रही है। हेडिंग चल रही है ना, वर्गाकार समतल संकुल में डी कक्षकों का विभाजन, मैं मिटा देता हूं इसको क्योंकि उसमें आएगा नहीं पूरे पे। ठीक है ना। तो देखो यहां पर ईजी कक्षक का मैंने क्या करवा दिया, विभाजन करवा दिया, स्प्लाइटिंग करवा दी। तो एक ऑर्बिटल तो ये हो गई उसकी, और एक ऑर्बिटल उसकी ये हो गई, ये लो, ये यहां पर क्या हो गई आपकी डी जेड स्क्वायर। तो देखो सुनो मेरी बात, डी की कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5, जिनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसको क्या बोलते हैं T2G सेट, मतलब T2G कक्षक। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, EG कक्षक, इनको क्या बोलते हैं, EG कक्षक। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। इसको इस तरीका से लिख देना, फिर मिला के लिख देना, इनको इस तरीका से लिख देना, फिर आप लोग मिला के लिख सकते हो। ये लो, खुश हो गई, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात, ये नीचे वाली कौन सी है, डी जेड स्क्वायर, और ऊपर वाली कौन सी है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। चलो ठीक है। आप सुनो, बीच वाली को आप क्या बोले, औसत ऊर्जा, मतलब क्या बोले हो, एवरेज एनर्जी। औसत ऊर्जा मतलब यहां से इतनी बढ़ेगी और इतनी घटेगी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था, मतलब क्या, एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि आप लोगों ने अब तो देख लिया होगा, इतने सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए, ऑक्टाहेड्रल हो गए, टेट्राहेड्रल हो गए, स्क्वायर क्लियर, तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक सुनो मेरी बात, एवरेज एनर्जी से, औसत ऊर्जा से इसकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है, वही प्लस 0.6, या क्या लिखोगे, प्लस 6 DQ। अच्छा यहां पर क्या लिखोगे, डेल SP, क्योंकि यहां पर जो केस लग रहा है वो किसका लग रहा है, स्क्वायर प्लेनर का। ये एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी और इसकी एनर्जी कितनी घट जाएगी, इसकी एनर्जी जो घटेगी वो एनर्जी घटेगी माइनस 0.4 डेल SP, या क्या लिख सकते हो, -4 D और Q। चलो ठीक है, DQ। और ये टोटल डिफरेंस होगा इसका, वो कितना होगा, टोटल डिफरेंस होगा वो होगा 10 DQ, या क्या होगा, डेल SP। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से अच्छे तरीका से समझा रखी हैं। ठीक है ना। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। डी की कितनी ऑर्बिटल है, 5, 3 T2G की और 2 EG की। चलो ठीक है। लिगेंड टक्कर मार रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, एनर्जी एक्साइटेड हो रही है। एनर्जी अगर एक्साइटेड हो रही है तो T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। EG की ज्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले टक्कर किसको मारा, EG को, लेकिन EG में भी वो पहले टक्कर या किससे ज्यादा रिपल्सन कर रहा है, वो किससे कर रहा है, DX स्क्वायर टू वाई स्क्वायर से वो ज्यादा रिपल्सन कर रहा है, ज्यादा रिपल्सन कर रहा है, तो वो तो मैंने हाई एनर्जी कर दी। और DZ स्क्वायर से वो कम रिपल्सन कर रहा है, अगर कम रिपल्सन कर रहा है तो इसकी एनर्जी मैंने क्या कर दी, कम। ठीक है ना। बाकी की तो वो चीज सेम है बिल्कुल। इसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से कितनी बढ़ जाएगी, प्लस 0.6, और इसकी T2G की एनर्जी एवरेज एनर्जी से कितनी घट जाएगी, -0.4। मतलब यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप सुनो मेरी बात, अगला केस। अगला केस ये होता है कि ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई, ये T2G हो गई, ये EG हो गई। ठीक है, टॉपिक यही था, आराम से क्लियर हो गया आपका। एक बार पूरे टॉपिक को फिर रिपीट कर दे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, 2 पैराग्राफ बनाने हैं आपने। पहला पैराग्राफ को बोल रहा हूं मैं, दूसरे पैराग्राफ को बोल रहा हूं, दूसरे पैराग्राफ को बोल रहा हूं। ठीक है ना। तो हेडिंग डालोगे आप लोग, हेडिंग के बाद आप क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 2 पैराग्राफ बनाकर लिख देना। मैटर यार सीधा सा मैटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट में साथ के साथ लेकर चल रहा हूं। जब मैंने अष्टफलकीय बताया था तो मैंने उनकी स्प्लाइटिंग बताई थी, उसके पीछे रीजन दिया था। उसके बाद मैं चतुष्फलकीय संकुल बताया था, तो मैंने चतुष्फलकीय संकुल बताया था, तो वहां पर उसका रीजन दिया था कि उनकी स्प्लाइटिंग कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है ना। और यहां पर मैंने वर्गाकार समतलीय संकुल बताया, तो उसका भी मैंने रीजन दिया। एक बार फिर बता देता हूं, और इस बार बताने के साथ एक टॉपिक कंप्लीट रूप से फिनिश। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस मेरे ऊपर कर देना। देखो मैंने ये बोला है कि
वर्गाकार समतलीय संकुल तब बनते हैं जब अष्टफलकीय संकुल बनाने से मना कर देता है। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब ऑक्टाहेड्रल मना कर देता है कि भाई मैं इस कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाऊंगा। और क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए लिगेंड कितनी चाहिए होती है 6, और वर्गाकार समतलीय में लिगेंड कितनी होती है 4, क्योंकि वर्गाकार समतलीय वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4। चलो ठीक है, तो क्या हुआ है पहला स्टेटमेंट के, क्या अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं तथा वे धातु या धातु आयन इस प्रकार का संकुल बनाते हैं जिनका D8 विन्यास हो और उनसे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो। ठीक है ना। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उस मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका कौन होगा वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलो ये बात हो गई, ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करो, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? दूसरे पैराग्राफ में ये होगा कि बे डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पर है, बे डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पर है, तो देखो जेड एक्सिस पर 3 थी, अभी मैंने आपको समझा जेड एक्सिस पर 3 थी, तो 2 से तो हमें कोई मतलब नहीं था। कोई 2 तो किसकी थी T2G की, तो T2G की एनर्जी तो मैंने पहले से कम कर रखी है। फिर मैंने कंपटीशन किसका करवा दिया डी जेड स्क्वायर का और डी एक्स स्क्वायर टू बाई स्क्वायर का। तो देखो डी जेड स्क्वायर पर लिगेंड का प्रतिकर्षण कम लगता है या रिपल्सन कम लगता है, और डी एक्स स्क्वायर टू बाई स्क्वायर पर इस पर लिगेंड का ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है, या ऐसा बोल सकता हूं इनसे लिगेंड ज्यादा रिपल्सन महसूस करता है। और ये चीज आपको पता है, जिसको वो ज्यादा रिपल्सन देगा या जिससे वो ज्यादा रिपल्सन करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा, और जिससे वो कम रिपल्सन करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी कम। कहने का मतलब हुआ इजी चक्का क्या हो गई स्प्लाइटिंग, विभाजन हो गया, क्योंकि दोनों को वो अलग अलग रिपल्सन कर रहा है। डी जेड स्क्वायर को वो अलग रिपल्सन कर रहा है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर को वो अलग रिपल्सन कर रहा है, तो सेम एनर्जी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये चीज हम लोगों को पहले से पता है कि जिससे वो पहले रिपल्सन करता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर से वो ज्यादा रिपल्सन करता है इसलिए उसकी एनर्जी हाई कर दी, और डी जेड स्क्वायर से वो कम रिपल्सन करता है इसलिए उसकी एनर्जी क्या कर दी मैंने लो। बाकी की और सारी चीज तो आप लोग जानते हो पहले से ही। एवरेज एनर्जी से इसकी कितनी बढ़ जाएगी प्लस 0.6 और इसकी कितनी घट जाएगी माइनस 0.4, और T2G का जो टोटल डिफरेंस है वो कितना होगा 10 इंटू क्यू या डेल एस पी। एस का मतलब स्क्वायर और पी का मतलब क्या होता है प्लेनर, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स अपना कौन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई तो बस कुछ नहीं है, लिखना है यार, आराम से क्लियर करो। हो गए ना टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक मैं बता देता हूं, लिखवाने से पहले बता देता हूं अब तक मैंने क्या पढ़ाया है। जब मैंने आप लोगों की सेकंड यूनिट, देखो टॉपिक अपने आप दिमाग में आते चलेंगे और क्या पढ़ाया था बिल्कुल तस्वीर क्लियर होती चलेगी। जब मैंने आपको सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था, तो सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ा बेसिक बता करके भाई मेटल लिगेंड की क्या केमिस्ट्री होती है, उसके बाद हमने थ्योरी का डिस्कशन किया था, थ्योरी के बाद हम बीबीटी पाए थे। तो पहले बीबीटी में मैंने आपको संकरण समझाया था, मतलब पहले बीबीटी में मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखाया था, हाइब्रिडेशन के बाद मैंने बीबीटी के पॉइंट बोले थे, बीबीटी के पॉइंट बोले थे, उसके बाद बीबीटी की मैंने लिमिटेशन बोली थी, ठीक है। बीबीटी में 3 करवाए थे, हाइब्रिडेशन करवाया था, बीबीटी के पॉइंट बोले थे कि भाई उसने क्या क्या पॉइंट बोले थे अपनी थ्योरी में, और उसके बाद हमने हाइब्रिडेशन क्लियर किया था, सॉरी वो बीबीटी की लिमिटेशन क्लियर की थी, 11 लिमिटेशन थी, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद है, ठीक है ना। उसके बाद हमने सीएफटी थ्योरी चालू की थी, सीएफटी के हमने 5 पॉइंट बोले थे, ठीक है ना, सीएफटी के 5 पॉइंट बोले थे। अब वो सीएफटी थ्योरी हमने कितने कॉम्प्लेक्सों पे अप्लाई कर लिया आज के लेक्चर के साथ 3। पहले हमने किस पे अप्लाई किया था ऑक्टाहेड्रल पर, फिर हमने किस पे अप्लाई किया था टेट्राहेड्रल पर, आज के लेक्चर में हमने किस पे अप्लाई किया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। यार इस तरीके से टिप्सों पर चलेंगे, और लास्ट में जब मैं इस यूनिट की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो इतने खुश होकर करोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया, यूनिट के नंबर बिल्कुल फिक्स, क्योंकि एक एक चीज एक एक वर्ड आपको पूरा नोट्सों में लिखवा रहा हूं, पूरा नोट्स में लिखवा रहा हूं। लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऐसे निकालोगे प्रॉब्लम को, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए सीधी आ रही है क्योंकि टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं पहले ही बोल चुका हूं जिन टॉपिकों को मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है उनको देखो, आपको इतने टफ लगेंगे, बहुत ज्यादा टफ लगेंगे। ऑर्गेनिक को देखो, ऑर्गेनिक तो आप जानते हो डेंजर केमिस्ट्री होती है, वहां के उसके टॉपिकों को देखो, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया ना, अब देखो उसको टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे आपको, और उन्हीं यूनिटों को पढ़ाने के बाद आप देखो इन टिप्सों पर बोलोगे कि सर ये तो वास्तव में बहुत सीधी यूनिट है, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों की टेंशन मत करो, इनऑर्गेनिक हो फिजिकल, लास्ट में सारी टिप्सों पर पहुंचनी है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा नंबर आप लोग जानते हो, सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही आने हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्टों के कंपेयर में लास्ट में जब नंबर देख लेना, अपनी मार्कशीट देख लेना, सबसे ज्यादा नंबर आपकी केमिस्ट्री में आएंगे, और ये देख लेना मार्कशीट आए आप लोगों के हाथ में। इससे पहले जो स्टूडेंट चले गए पढ़ के उनकी भी मार्कशीट देखो, सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं मैटर इस तरीका से लिखवाता हूँ, चीजों को इस तरीका से एक्सप्लेन करता हूँ कि सामने वाले को नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता है। जब नंबर नहीं काटता तो कॉमन सी बात है पूरे नंबर आते हैं। और ये स्टूडेंट तो जो पढ़ रहे हैं अभी मेरे वो भी जानते हैं, और जो पढ़ के चले गए वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना।
तो करते हैं शुरुआत, लिखवा दूं तो हेडिंग डाल दो भैया, मुझे बार बार लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़े, हेडिंग डाल दो वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है। अब आप लोग एक काम कीजिए, ये मैंने करवा दिया, अब एक काम कीजिए, इस डायग्राम को ड्रॉ करो। हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। हेडिंग के बाद हाँ इन चीजों को मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए बोली थी मैंने आपको। डायग्राम ड्रॉ करो भैया, आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में फिर मैं अगली चीज पर डिस्कशन करूंगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेना जिससे कि उसके बाद अगले मैटर पर डिस्कशन करें हम, ठीक है ना। डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, तो एक काम कीजिए आप लोग, डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना तो नीचे लिख देना, डायग्राम आराम से ड्रॉ कर देना, नीचे लिख देना वर्गाकार चित्र 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 वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन। यहां पर लिख देना नीचे चित्र वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। डायग्राम हो गया ना, डायग्राम आराम से बना लेना, फिर नीचे लिख देना चित्र, भाई पता तो होना चाहिए किसका डायग्राम बनाया आपने, चित्र वर्गाकार समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, लैंग्वेज लिखना, तो लिख लो लैंग्वेज को, लिखो लिखो लैंग्वेज में लिखना अष्टफलकीय संकुल बनाने के, अष्टफलकीय संकुल बनाने के, अष्टफलकीय संकुल बनाने के, अष्टफलकीय संकुल बनाने के, अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में, 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 असफल प्रयास में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं, 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 वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं तथा बेधातु या धातु आयन, तथा बेधातु या धातु आयन, तथा बेधातु या धातु आयन इस प्रकार का संकुल बनाते हैं, तथा बेधातु या धातु आयन इस प्रकार का संकुल बनाते हैं, तथा बेधातु या धातु आयन इस प्रकार का संकुल बनाते हैं, इस प्रकार का संकुल बनाते हैं जिनका D8 विन्यास हो, D8 को ऐसे लिखना, जिनका D8 विन्यास हो, जिनका D8 विन्यास हो, जिनका D8 विन्यास हो, जिनका D8 विन्यास हो और उनसे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो, जिनका D8 विन्यास हो और उनसे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो, 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 और उनसे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो। एक काम करता है, ये हुआ है ना आप लोगों का पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ को चेंज करो, अगली लाइन से लिखो, लिखो अगली लाइन से लिखना बेडी कक्षक है, लिखो बेडी कक्षक है, बेडी कक्षक है जिनमें, बेडी कक्षक है जिनमें, बेडी कक्षक है जिनमें, बेडी कक्षक है जिनमें जेड अक्ष के, जेड अक्ष को ऐसे लिखना जेड अक्ष के, जेड अक्ष के, जेड अक्ष के, जेड अक्ष के अवयव है, कंपोनेंट है, जेड अक्ष के अवयव है, जेड अक्ष के अवयव है, कोष्टक में लिख देना जेड अक्ष के अवयव है। कौन कौन से जेड के, एक तो कौन सी है डी वाई जेड, एक कौन सी है डी एक्स जेड, और एक कौन सा डी जेड स्क्वायर। कोष्टक में लिख देना, कोष्टक में लिख देना डी वाई जेड, डी एक्स जेड कोमा डी जेड स्क्वायर, ये कोष्टक में लिखो आप लोग, कोष्टक में लिख दिया, ठीक है ना। तो लाइन ये बनी, दोबारा बोल रहा हूँ, बेडी कक्षक है जिनमें जेड अक्ष के अवयव है, कोष्टक में ये लिख दिया और लाइन को चलने दो। उन पर लिगेंडों का कम प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, उन पर लिगेंडों का कम प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, उन पर लिगेंडों का कम प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, उन पर लिगेंडों का कम प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, अर्थात 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 इनकी ऊर्जा कम होती है, 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 कम होती है। इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत बेडी कक्षक है, इसके विपरीत बेडी कक्षक है जो जेड अक्ष पर, इसके विपरीत बोडी कक्षक है जो जेड अक्ष पर, जो जेड अक्ष पर, जो जेड अक्ष पर नहीं है, जो जेड अक्ष पर नहीं है या जेड अक्ष पर नहीं है या एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई अक्ष पर है, एक्स कोमा वाई अक्ष पर है, एक्स कोमा वाई अक्ष पर है, कोष्टक में लिखना डी एक्स वाई कोमा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर,
डी एक्स वाई कोमा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। जेड अक्ष पर नहीं है, जेड अक्ष, दोबारा बोल रहा हूँ, जेड अक्ष पर नहीं है या एक्स वाई अक्ष पर है, या एक्स वाई अक्ष पर है, और कोष्टक में इसको लिख देना डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इनको लिख देना, ठीक है, ये लिख दिया, लाइन को चलने दो, लाइन को चलने दो। उन पर लिगेंडों का अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, उन पर लिगेंडों का अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, उन पर लिगेंडों का अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, जिससे ये अधिक प्रतिकर्षित होती हैं, जिससे ये अधिक प्रतिकर्षित होती हैं, जिससे ये अधिक प्रतिकर्षित होती हैं, अधिक प्रतिकर्षित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यही कारण है कि यही कारण है कि यही कारण है कि ईजी कक्षक का विभाजन हो जाता है, यही कारण है कि ईजी कक्षक का विभाजन हो जाता है, यही कारण है कि ईजी कक्षक का विभाजन हो जाता है, यही कारण है कि ईजी कक्षक का विभाजन हो जाता है, जिसमें 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 डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जिसमें डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जिसमें डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जिसमें डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर की ऊर्जा बढ़ जाती है, की ऊर्जा बढ़ जाती है, की ऊर्जा बढ़ जाती है, और डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम रह जाती है, और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम रह जाती है, और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम रह जाती है, कम रह जाती है, जैसा कि ऊपर चित्र में प्रदर्शित 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 है, लिख लिया ना, जैसा कि ऊपर चित्र में प्रदर्शित है। तो भाई आपकी ये स्टोरी होती है, आप लोग आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्गाकार समतेज संकुल में डी कक्षकों के विभाजन की हम लोगों ने बात कर ली। पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने कितने पैराग्राफ लिखवाए हैं, 2 पैराग्राफ लिखवाए हैं, आराम से लिख देना। पहला पैराग्राफ क्या लिखवाए हैं कि क्या अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्गाकार समतलीय संकुल बनते हैं, तथा वे धातु या धातु आयन वर्गाकार समतलीय संकुल बनाते हैं जिनका D8 विन्यास और मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ, प्रबल लिगेंड। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों को बता दिया, क्या बताया था मैंने दूसरे पैराग्राफ में, कि जो जेड एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, उन पर लिगेंड का प्रतिकर्षण प्रभाव कम लगता है, लिगेंड का कम प्रतिकर्षण प्रभाव लगता है, और जो एक्स और वाई पर है, मतलब डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर पर है, उन पर लिगेंड का प्रतिकर्षण प्रभाव ज्यादा लगता है, इसलिए डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और डी जेड स्क्वायर की उसके कंपेयर में कम हो जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर ईजी का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बस ये चीज है यार, लास्ट में लिख देना जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। डायग्राम देख लेगा सामने वाला, डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, पूरा डायग्राम यार, एक डायग्राम याद रखना है। अष्टफलकीय का याद है तो चतुष्फलकीय का याद है, और वर्गाकार समतलीय का भी याद है। भाई अष्टफलकीय का याद है तो चतुष्फलकीय में वो उल्टाई तो करना है, और वर्गाकार समतलीय में जो अष्टफलकीय का है वो वर्गाकार समतलीय, बस अंतर इतना है कि वहां पर इन दोनों की एनर्जी बराबर होती थी और यहाँ पर दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। भाई वहां पर बराबर होती थी, यहाँ पर डिफरेंट कर देना, बाकी की तो सारी चीज वही है, वही प्लस 0.6 बढ़ती है, माइनस 0.4 घटती है, वो अंतर tan ड्यू होगा, वहां पर डेल होता है, यहाँ पर डेल एस की हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्टेट की बात हो रही थी, यहाँ पर स्क्वायर किनेर की बात हो रही थी। आराम से बिंदास होकर पढ़ते चलो, ठीक है ना। मार्केट में सभी लोगों को देखते चलो, हर वीडियो के अंदर बोलूंगा मैं इस बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट गलत जगह पर जाए, इसलिए हर वीडियो के अंदर ये बाद में स्टूडेंट ये नहीं बोले कि सर अगर आप हमको सलाह दे देते तो हम इधर उधर नहीं पढ़ते और अब लास्ट में आपसे ही पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, हमारे रुपये भी चले गए और कोई मतलब भी नहीं निकला है। इसलिए हर वीडियो में बोल रहा हूँ जिसका सिलेक्शन करो सोच समझ के करना, क्योंकि मुझे पता है काफी स्टूडेंट तो ये बोलने लग गए सर गलत जगह पर फंस गए, गलत जगह फंस गए। तो मैं हर वीडियो में समझा रहा हूँ कि भाई मत करो, आप पहले एक बार सबको देख लो उसके बाद सिलेक्शन करो। नहीं मान रहे तो फंस गए तो आप भुगतो। आगे नहीं मेरी बात समझे, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि भाई सबको देख लो, उनमें मैं भी काउंट हूं और सब लोग काउंट है, सबको देखो, पहले सबको देखने के बाद फिर सिलेक्शन करो, ठीक है ना। सबको देखने के बाद फिर सिलेक्शन करो, क्योंकि सेशन पूरे साल पढ़ना है हम लोगों को। वहां पर सब अब तो यार 2 3 4 5 दिन की क्लासों में ही आप ऐसी बात कर रहे हो कि हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो एक बात बताओ, जब 2 5 दिन में ही आपके वहां पर समझ में नहीं आ रही है तो पूरी साल क्या होगा भाई,
2-5 दिन में ही आप लोग ये बोले कि वहाँ की हमें बिल्कुल, जब तुम्हें पता था कि वहाँ की समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर ज्वाइन क्यों कर रहे हो? पहले सबको एक बार अच्छी तरीका से देखो, आप लोग सबका अच्छी तरीका से देखने के बाद फिर सिलेक्शन करो कि यार ये बेस्ट है, हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, कोई भी हो XYZ, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ पहले अच्छी तरीका से सबको देखो और उसके बाद में सिलेक्शन करो, ठीक है। बाकी का तो आप लोग समझदार हुई हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब चैनल सभी स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और वीडियो को तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और सब फ्रेंडों में तो शेयर करने का आपका काम है ही है, इतना तो कर दिया करो कम से कम कि फ्रेंडों तक तो पहुंचा दिया करो, ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, और लेक्चर नंबर कौन सा होगा, अपने 12वें नंबर का लेक्चर होगा, ठीक है। अगले 12वें नंबर के लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अपना ख्याल रखना।